नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रजामंडल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। प्रजामंडल का गठन हमें उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक दिखाई देता है। अतः सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर प्रजामंडल आंदोलन नाम कैसे पड़ा और इसे प्रजामंडल आंदोलन के नाम से क्यों जाना जाता है। हम जानते हैं कि भारतीय रियासतें ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के अधीन आ गई थी। ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता ने भारतीय रियासतों पर अपना शिकंजा कस लिया था और भारतीय रियासत की जनता दो तरह से शोषित हो रही थी। एक तो ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के कानूनों के तहत और दूसरा भारतीय उन रियासतों के कानूनों के तहत जो ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के अधीन थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इन भारतीय रियासतों में आकर रहना शुरू किया और इन भारतीय रियासतों में राजनीतिक जागरूकता के कार्यक्रमों की शुरुआत की। कांग्रेस ने भी यह निर्णय लिया कि अब भारतीय रियासतें स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लें और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएं। क्योंकि भारतीय रियासतों की प्रजा के अंतर्गत प्रजामंडल का गठन हुआ, इसलिए ये मंडल प्रजामंडल के नाम से जाने गए। अतः हम कह सकते हैं कि प्रजामंडल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रियासतों की जनता के संगठन थे। प्रजामंडल का अर्थ है जनता का समूह। 1920 में प्रजामंडल की स्थापना तेजी से हुई। ये तो हुआ प्रजामंडल के गठन के बारे में कि प्रजामंडल क्या था और किस तरह प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई। अब हम देखते हैं उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 1919 और 1920 भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के वे कालखंड हैं जब भारतीय राजनीति में स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार देने वाले बाल गंगाधर तिलक का अवसान होता है और 1920 में भारतीय राजनीति में गांधी जी का सक्रिय पदार्पण शुरू होता है और भारतीय राजनीति में गांधी जी के सक्रिय आंदोलन की शुरुआत होती है असहयोग आंदोलन से ही। ठीक इसी समय भारतीय रियासतों में प्रजामंडल का गठन शुरू होता है। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पश्चात भारतीय रियासतों और सामंतों पर ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता का दबाव बढ़ता चला गया। जब भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सत्ता का दबाव बढ़ता चला गया तो ये भारतीय रियासतें ब्रिटिश सत्ता की कठपुतली बन गईं और उनके नियमों के तहत वे अपने अधीनस्थ प्रजा का भी शोषण करने लगी और बिना युद्ध किए ही अंग्रेजों ने भारत के 45% क्षेत्र पर और 24% जनसंख्या पर अधिकार कर लिया। रियासतों में वैसे ही निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन था। अब ब्रिटिश सत्ता के अधीन होने के कारण और अधिक स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता बढ़ती चली गई। परिणाम स्वरूप भारतीय रियासतों के अंतर्गत भारतीय लोगों का और रियासतों की प्रजा का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण होने लगा। वैसे ही ये भारतीय रियासतें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई थी। यहाँ राजा महाराजा विलासिता का जीवन जीते थे। प्रजा कर के बोझ से दबी हुई थी। 20वीं शताब्दी के प्रथम और द्वितीय दशक में कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारतीय रियासतों में रहने के लिए आ गए। जब ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारतीय रियासतों में रहने के लिए आए तो भारतीय रियासतों ने और रियासतों की प्रजा ने राष्ट्रवादी आंदोलन के स्वरूप को न केवल करीब से देखा बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों के स्वरूप को समझा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य को समझा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को समझा और यह जाना कि यह राष्ट्रीय आंदोलन
भारतीय प्रजा और भारतीय जनता के स्वतंत्रता का आंदोलन है। अतः जब इन रियासतों की प्रजा को, रियासतों को यह बात समझ में आई कि यह आंदोलन रियासतों की स्वतंत्रता के लिए भी था, यह आंदोलन उत्तरदायी शासन की प्राप्ति के लिए था, यह आंदोलन ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता की गुलामी के खिलाफ था, तब रियासतों की प्रजा और रियासत इस आंदोलन में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ खड़ी हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हम जानते हैं कि ब्रिटेन ने भारतीयों से जो आश्वासन किया था, भारतीयों से जो वादा किया था, भारतीयों से जो उन्होंने समझौता किया था, इस प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता ने उस समझौते की अवहेलना की। तब भारतीयों ने अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस किया और वे समझ गए कि ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करना पड़ेगा। तब ब्रिटिश सत्ता से हम उत्तरदायी शासन प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ 1920 से भारतीय रियासतों में राजनीतिक जागरूकता आई और राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत हुई और गांधी जी की सक्रियता से जन समुदाय को जोड़ा गया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन ना हो, यह जन आंदोलन हो, यह जनता के समूह का आंदोलन हो। अतः गांधी जी की सक्रियता से जनता को इस आंदोलन से जोड़ा गया और इस तरह वह राष्ट्रीय कांग्रेस जो राष्ट्रीय धरातल पर काम कर रही थी, अब रियासतों में और गांवों में काम करने लगी और इसी के साथ शुरू होता है प्रजामंडल के गठन का इतिहास। जहाँ तक उद्देश्य की बात आती है तो प्रजामंडल के आंदोलन का केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता से आज़ादी और उत्तरदायी शासन की मांग। अतः अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के खिलाफ प्रजामंडल आंदोलन पूरी सक्रियता के साथ उठ खड़ा होता है 1920 से, जो हमें संपूर्ण भारत के अंचल में दिखाई देता है। जहाँ तक इसके स्वरूप की बात है तो इसका स्वरूप जन आंदोलन था। यह जनता के समूह के द्वारा चला गया जन आंदोलन था और इसका स्वरूप उत्तर भारत में हमें अलग दिखाई देता है और दक्षिण भारत में हमें इसका स्वरूप अलग दिखाई देता है। हम उत्तर भारत में इसके स्वरूप की बात करें तो उत्तर भारत में इसका स्वरूप आर्थिक स्वरूप था। आर्थिक मतलब उत्तर भारत में अत्यधिक भू राजस्व जो वसूला जाता था उसके खिलाफ था। उत्तर भारत में जो बेगारी की प्रथा चरम सीमा पर थी यह उसके खिलाफ था। उत्तर भारत में जो करों की अधिकता थी और जिस करों की अधिकता से प्रजा और जनता दबी हुई थी यह उसके खिलाफ था। उत्तर भारत में अत्यधिक कर वसूली के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण और ब्रिटिश नीतियों के कारण भूखमरी और अकाल की परिस्थितियां निर्मित हो गई थी, अतः ये उसके खिलाफ था और यह सामंती शासन व्यवस्था की विकृतियों के खिलाफ भी था। इस तरह हम देखते हैं कि उत्तर भारत में यह आंदोलन एक आर्थिक स्वरूप में दिखाई देता है, वहीं दक्षिण भारत में हम देखते हैं तो यह सामाजिक और राजनीतिक दोनों था, क्योंकि उत्तरदायी शासन की मांग जो थी वह राजनीतिक दृष्टिकोण से की गई थी। फिर साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध राजनीतिक दृष्टिकोण से था और रियासतों की प्राप्ति का जो लक्ष्य था, स्वतंत्रता प्राप्ति का जो लक्ष्य था वह भी राजनीतिक था। अतः दक्षिण भारत में हमें इसका स्वरूप आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक भी दिखाई देता है। जहाँ तक सामाजिक जन आधार के स्वरूप की बात थी तो इसका जनाधार व्यापक था, जो हमें उत्तर भारत में भी दिखाई देता है और दक्षिण भारत में भी दिखाई देता है। समाज के सभी शोषित वर्गों ने इसमें भाग लिया था, अतः इसका जो स्वरूप है वह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक
हमें दिखाई देता है। जहाँ तक नेतृत्व की बात है कि प्रजामंडल का नेतृत्व किन के हाथों में था, तो हम संपूर्ण भारत के प्रजामंडल आंदोलन के तमाम गतिविधियों को, तमाम घटनाओं को और तमाम सक्रिय गतिविधियों को देखते हैं तो हमें इसका नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्गीय नेताओं के द्वारा दिखाई देता है। एक खास बात जो हमें प्रजामंडल के नेतृत्व में दिखाई देती है, इसके आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जितने भी नेता सभी वर्गों से, सभी शोषित समाज से और समाज के सब वर्गों से दिखाई दे रहे थे। उनमें कांग्रेसी भी थे, उनमें साम्यवादी भी थे और उनमें समाजवादी भी थे। इस तरह इसका स्वरूप और इसका नेतृत्व हमें यह बताता है कि प्रजामंडल भारतीय जनमानस का एक आंदोलन था जिसमें प्रत्येक वर्ग भाग ले रहा था। हम रियासतों की बात करें तो राजा महाराजा इसमें थे, रियासतों की प्रजा की बात करें तो प्रजा का हर शोषित वर्ग, जो कांग्रेसी भी था, जो साम्यवादी भी था, जो समाजवादी भी था, इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा था। अतः प्रजामंडल आंदोलन के प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो यह हमें सामाजिक और आर्थिक भी दिखाई देता है। यह रचनात्मक कार्य करके जनसामान्य को इसमें जोड़ रहा था। इसमें राजनीतिक उत्तरदायी शासन की मांग की जा रही थी, इसमें आदिवासियों के उत्थान की मांग की जा रही थी, इसमें दलितों के उत्थान के प्रयास किए जा रहे थे। यह महिलाओं को आंदोलन से जोड़ने की बात थी। इसमें महिलाओं के स्थिति में सुधार की बात की जा रही थी। इसमें राष्ट्रीय चेतना का विकास किया जा रहा था। इसमें बेगार प्रथा के उन्मूलन की जोर और शोर से मांग की जा रही थी। इसमें बेगारी की प्रथा के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई जा रही थी। इसमें शिक्षा के प्रसार की मांग हर क्षेत्र में उठाई जा रही थी, उत्तर से लेकर दक्षिण भारत और पूर्व से लेकर पश्चिम भारत तक। देश को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना भी प्रजामंडल आंदोलन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। यह सच है कि प्रजामंडल आंदोलन की तमाम सक्रियता और तमाम गतिविधियों के कारण हम आज़ादी तो प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन इस प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियों ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक शक्ति प्रदान की, एक गति प्रदान की और पूरे भारत में एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक धरातल पर राष्ट्रीय आंदोलन को गति दी। इस आंदोलन के द्वारा समाज का हर वर्ग इसमें जुड़ा। अतः प्रजामंडल आंदोलन का न केवल भारतीय राजनीतिक विकास में, न केवल सामाजिक जागरूकता में, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। धन्यवाद।